सभी को नमस्कार। डॉक्टर ग्रीन एडवाइजरी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस जूम मीटिंग में जो हमारा सब्जेक्ट है, विषय है, वो है इस मानसून मेरे खेत में खरपतवार की नो एंट्री। यानी इस बार जब मानसून आएगा, यानी जून में 10 तारीख के बाद जब मानसून आएगा और जो फसल मैं लगाने जा रहा हूँ, चाहे वो धान की हो, चाहे वो सोयाबीन हो, चाहे वो कॉटन हो या अन्य कोई भी प्रकार की फसल हो, तो इस मानसून मेरे खेत में वीड की वजह से यानी खरपतवार की वजह से मेरा प्रोडक्शन मार नहीं खाएगा, मेरा प्रोडक्शन कम नहीं होगा। और उस वीड को मैं इस साल मानसून में आने से कैसे रोक सकता हूँ, इस विषय पर हम अगले 30 मिनट तक चर्चा करेंगे। आप जो लोग जुड़े हुए हैं उनके जो भी प्रश्न होंगे आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख दीजिए। मीटिंग के बाद हम उसका और समुचित उत्तर देने की हम कोशिश करेंगे। 30 मिनट के बाद आपको प्रश्न पूछने के लिए समय भी मिलेगा, उसमें भी आप अपने प्रश्न रख सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं कि इस मानसून आप अपने खेत से वीड को आने से कैसे रोक सकते हैं। कुछ छोटे छोटे उपाय हैं जो हमें करने हैं। क्या करना है, कैसे करना है, कितना समय लगेगा, क्या खर्च आएगा और उसके क्या फायदे आपको होने वाले हैं, इस विषय पे हम चर्चा। क्या है, मानसून आने में अभी लगभग 70 से 80 दिन का समय है। अप्रैल के बचे हुए जो 27-28 दिन है, मई के 31 दिन है और जून के 10 से 15 दिन है। तो ये जो 70, 75, 80 दिन है, इन 80 दिनों में हमें क्या क्या करना है जिससे न सिर्फ खेत में हम वीड आने से रोक सकें, बल्कि अन्य किस प्रकार से हम अपनी ज़मीन को अच्छा कर सकते हैं और अपनी फसल को अच्छा ले सकते हैं, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। करना क्या है और कब कब करना है, इस बारे में मैं आपको संक्षेप में बताता हूं। आप अगर नोट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो आपको स्टेप वाइज फॉलो करने में सुविधा रहेगी और आप उसको 100% एग्जीक्यूट कर पाएंगे। ये सारी प्रक्रिया आपको शुरू करनी है अप्रैल महीने की 1 से 10 तारीख के बीच में। तारीख हो गई है तो 10 तारीख के अंदर अंदर आपको ये प्रक्रियाएं शुरू करनी पड़ेगी। स्टेप 1, सबसे पहले अपने खेत में एक अच्छी प्रकार से पानी करें, यानी खेत की सिंचाई करें, इरिगेट करें खेत को। आप फ्लड इरिगेशन कर सकते हैं, जिसको हम महाराष्ट्र में पट पानी कहते हैं। आप स्प्रिंकलर से कर सकते हैं। ये 2 तरीके हैं जो आप अपने खेत को अच्छी प्रकार से सिंचाई कर सकते हैं। स्टेप 2, आपको 10 से 20 किलो धैंचा, बोरू या जूट, जिसको सन भी कहते हैं, या फिर ग्रीन ग्राम यानी मूंग, इस प्रकार ये बीज लेने हैं 10 से 20 किलो। इन बीजों को 50 से 100 किलो कंपोस्ट, जो थोड़ी ड्राई हो, भुरभुरी हो, इस प्रकार की कंपोस्ट में मिक्स करना है। और जिस खेत में आपने इरिगेशन किया है उसमें सीड ड्रिल से उसको बो देना है। फिर से मैं रिपीट करता हूं, स्टेप 1 में आपको पानी करना है। स्टेप 2 में 10 से 20 किलो बोरू, धैंचा, जूट का या फिर ग्रीन ग्रास के बीज लेने हैं। स्टेप 3 में 50 से 100 किलो गोबर की सूखी खाद या वर्मी कंपोस्ट या अन्य प्रकार की कोई भी सूखी कंपोस्ट लेनी है जो सीड ड्रिल से आसानी से निकल जाए, और सीड ड्रिल के माध्यम से उसकी बुआई करनी है आपको 1 एकड़ के खेत में या जितनी भी जमीन में आप करना चाहते हैं। स्टेप 4 क्या है, कुछ नाइट्रोजन की मात्रा आपको खेत में देनी है। उसके 2 तरीके हैं। एक है
कि आप 10 से 20 लीटर गौमूत्र उसको पानी के साथ दे दें या कंपोस्ट के साथ मिक्स कर दें, किसी भी प्रकार से खेत में चली जाए। या अगर आपके पास में गौमूत्र की व्यवस्था नहीं है तो 10 से 20 किलो आप यूरिया भी उसके साथ में डाल सकते हैं, जिससे कि सारे बीज एक समान उगे। खेत के अंदर जो वीड सीड पड़ा हुआ है, यानी जो तण के बीज हैं, खरपतवार के बीज हैं, वो अच्छी प्रकार से उग जाए। इसके लिए नाइट्रोजन देना आवश्यक है। तो स्टेप 4 है कि आप उसको नाइट्रोजन की व्यवस्था करें। स्टेप 5, अच्छी प्रकार से इरिगेशन करें। कम से कम 5 इरिगेशन की आवश्यकता पड़ेगी। 5 इरिगेशन यानी जीरो यानी पहला जो इरिगेशन आपने किया वो, उसके बाद 7 दिन पर, उसके बाद 14 दिन पर, 21 दिन और 28 दिन। 0, 7, 14, 21 और 28 डेज के खेत में पर्याप्त मात्रा में हरियाली बन जाएगी। जमीन अगर हल्की भारी है तो इरिगेशन की मात्रा कम या ज्यादा भी की जा सकती है। वो जमीन की आपकी कैसी क्वालिटी है उस पर निर्भर। तो स्टेप 5, इसके बाद लगभग 6 सप्ताह के बाद 5 पानी देने के बाद में, जब आपको जो आखिर के 10-12 दिन का समय मिलता है, उस समय आपको पूरे खेत में अच्छी प्रकार से प्लाऊ करना है। ट्रैक्टर के माध्यम से आपको प्लाऊ चलाना है और आड़ा और खड़ा यानी प्लस जैसे बनाते हैं वैसे आड़ा और खड़े आपको खेत की जुताई करनी है, जिससे पूरा बायोमास जो ग्रीन मैन्योर है वो पूरा अल्टी पल्टी हो जाए और खेत में वो नीचे की तरफ चला जाए। तो इस प्रकार 45 दिन के बाद यानी 6 सप्ताह के बाद प्लाऊ करना है, जमीन की खड़ी और आड़ी जुताई करनी है अच्छी। स्टेप 7 और आखिरी स्टेप है, क्विक ब्रेक का सॉल्यूशन 200 लीटर बनाना है और 1 एकड़ में उसका स्प्रे करना है हल्की सिंचाई के साथ। क्विक ब्रेक के बारे में आप सबको पता है, उसके लिए बहुत सारे वीडियो हमारे YouTube चैनल डॉक्टर ग्रीन एडवाइजरी पे पहले से दिए हुए हैं। मैं एक बार फिर से आपको संक्षेप में बताता हूं। 100 ग्राम क्विक ब्रेक, 2 किलो गुड़, 200 लीटर पानी एक प्लास्टिक के ड्रम में लेकर 3 दिन तक उसको एक्टिवेट करना है और प्लाऊ करने के बाद में उस जमीन के ऊपर उस 200 लीटर पानी क्विक ब्रेक सॉल्यूशन का स्प्रे करना है और हल्की सिंचाई करनी है। अब आपके खेत का जो बायोमास है वो फर्टिलाइजर में यानी कंपोस्टिंग हो गया है। ये स्टेप 7 तक प्रक्रिया करने के बाद आप खेत को छोड़ दें और इसके बाद जब भी आपको फसल बोने का समय आए उस समय जो जो क्रियाएं, जो जो प्रोसेस आप फॉलो करते हैं वो करना शुरू करें। फिर से मैं एक बार आपको स्टेप वाइज फिर से बताता हूं, अगर कुछ छूट गया हो तो आप फिर से नोट कर लें। अप्रैल के पहले सप्ताह में 1 से 10 तारीख के बीच में आप अपने खेत में अच्छी प्रकार से इरिगेशन करें, यानी पानी चला दें। पानी फ्लड इरिगेशन से हो सकता है या स्प्रिंकलर से के माध्यम से भी हो सकता है। स्प्रिंकलर अगर आपके पास उपलब्ध है तो उससे किया हुआ पानी
बहुत ही अच्छी प्रकार इवेनली होता है वो। स्टेप 2, 10 से 20 किलो धैंचा, बोरू, जूट, जिसको सन भी कहते हैं या पाट कहते हैं, या ग्रीन ग्राम मूंग, ये बीज ले लीजिए। स्टेप 3 में है इन बीजों को 50 से 100 किलो गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट के साथ में मिक्स करें और सीड ड्रिल के माध्यम से पूरे खेत में इसकी बुआई कर दें। स्टेप 4 है नाइट्रोजन के लिए 10 से 20 लीटर गौमूत्र या 10 से 20 किलो यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से पानी के साथ यूज करें। इससे क्या होगा, जितने भी खरपतवार के बीज आपकी जमीन में हैं, जो भी सीड आपने डाले हैं, जो उड़ के आए हैं, जो खेत में पड़े हुए हैं, वो सारे के सारे जर्मिनेट हो जाएंगे और अच्छी प्रकार से उनका जर्मिनेशन होगा। 5 पानी कम से कम आपको करना है। स्टेप 5, 5 पानी कम से कम करना है। 0, 7, 21, 0, 7, 14, 21 और 28 डेज में ये 5 इरिगेशन 5 बार आपको अच्छी प्रकार से पानी देना है। जमीन अगर आपकी हल्की भारी है, बहुत ज़्यादा रेतीली है, तो हो सकता है 1-2 पानी ज़्यादा देना पड़े। बहुत ज़्यादा अगर अच्छी मिट्टी है तो 1-8 पानी कम भी देना पड़ सकता है। वो आपकी ज़मीन की क्वालिटी कैसी है उस पर निर्भर करता है। अन्यथा ये 5 बार पानी दिया तो इससे आपका काम हो जाएगा। 5वें पानी के 10 दिन बाद, यानी लगभग 6 सप्ताह के बाद में, आप अच्छी प्रकार से जमीन को प्लाऊ करें, यानी जमीन की खड़ी और आड़ी जुताई करें। ट्रैक्टर के माध्यम से जुताई करने से जो आपका बायोमास, जो ग्रीन मैन्योरिंग 1 से 1.5 फीट तक आई थी, वो पूरी की पूरी जमीन के अंदर में चली जाएगी। इसके बाद क्विक ब्रेक, स्टेप 7 में क्या करना है, क्विक ब्रेक का पानी बनाएं। 100 ग्राम क्विक ब्रेक, 2 किलो गुड़ 200 लीटर पानी में 3 दिन तक एक्टिवेट करें और 1 एकड़ पर इस 200 लीटर पानी का जमीन के ऊपर छिड़काव कर दें। हल्का इरिगेशन करें, यानी पानी चलाएं और कंपोस्ट होने दें। इसके आपके पास में 15 से और 30 दिन का समय मिलता है अगली क्रॉप लगाने तक। अगर इसके बीच में भी अगर आप क्रॉप लगाना चाहें तो पानी करने के बाद में आप जमीन को फिर से जुताई करें, पट्टा मारें, जमीन को समतल करें और अपनी मनचाही फसल लगा सकते हैं। तो इस प्रकार इस बार मॉनसून जब आएगा उस समय आने वाले जो वीड है वो काफ़ी कम हो जाएगा। इसके क्या क्या फायदे होने वाले हैं उस बारे में मैं आपको अभी बताने वाला हूं। क्या खर्चा लगेगा वो भी बताने वाला हूं। तो इसके फायदे क्या क्या होने वाले हैं कि आपके खेत से पहले साल वीड लगभग 75% कम हो जाएगा। दूसरा फायदा ये है कि ऑर्गेनिक कार्बन बहुत ज़्यादा मात्रा में आपके खेत में बढ़ जाएगा। नंबर 3 है कि आपके जमीन की जो परत है, यानी सोयल का जो टेक्सचर है, वो काफी सुधरेगा और जमीन की फर्टिलिटी यानी उपजाऊ क्षमता में वृद्धि होगी। धारण करने की जो मिट्टी का जो क्षरण है, यानी सोयल इरोजन, वो कम हो जाएगा। 5वां फायदा है कि जमीन की जो विषाक्तता है, टॉक्सिसिटी है, वो काफी कम हो जाएगी और जमीन के अंदर जो हानिकारक जीवाणु, बीजाणु या अन्य प्रकार के जो जीव जंतु हैं वो भी काफी मात्रा में नष्ट हो जाएंगे। और सबसे बड़ा 6वां जो फायदा है कि इसकी वजह से कम 10 से 20% तक का उत्पादन बढ़ेगा। तो ये इतने सारे फायदे हैं
जमीन के अंदर वीड को नो एंट्री करने के पश्चात। अब ये कुछ साथियों के मन में प्रश्न आ रहा होगा कि इसमें कितना खर्च लगेगा और उसके बदले हमें क्या मिलेगा। तो इसमें जो खर्चा आने वाला है मैं टेंटेटिव बताता हूं, उसमें 10-5% कम या ज़्यादा भी हो सकता है। आपको सबसे पहले एक बार कल्टीवेटर जब चलाना है यानी सीड ड्रिल के माध्यम से जब बीज को बोना है तो 800 से 1000 रुपये का खर्चा आएगा। बाद में जब आप उसको प्लाऊ करेंगे तो फिर से 800-1000 रुपये का खर्चा आएगा। 5-6 बार पानी देंगे तो फिर से आपका 800-1000 खर्चा है टोटल पानी देने का। इसमें लेबर चार्ज, बिजली का खर्चा इत्यादि आ गया। जो बीज आप डालेंगे वो लगभग 1200 रुपए के आसपास के आएंगे। 1000 रुपए का एक्स्ट्रा लेबर चार्ज पड़ेगा कि आप 5-6 बार पानी देंगे तो हर बार 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे के लिए आपको आदमी की व्यवस्था करनी पड़ेगी, और 400-500 रुपया अन्य मिसलेनियस एक्सपेंसेस। तो इस प्रकार लगभग 5000 रुपया प्रति एकड़ का यह खर्चा आने वाला है। मिलेगा क्या इससे? वैसे पहले मैंने बताया क्या क्या फायदे होंगे, इसके बावजूद और क्या फायदे होंगे वो मैं बताता हूं आपको। ये करने से आपके खेत में कम से कम 10 मेट्रिक टन यानी 10,000 किलो बायोमास यानी ग्रीन मैन्योरिंग के माध्यम से इतना बायोमास कंपोस्ट होके आपके खेत में जाएगा। अगर 1 किलो की 2 रुपए कीमत भी पकड़ते हैं तो 10 मेट्रिक टन जो कंपोस्ट आपको ग्रीन मैन्योरिंग हुई है उसकी कीमत 2 रुपए किलो पकड़ते हैं तो 20,000 रुपए होती है। इसके अलावा जब आप नई फसल लगाएंगे और उस समय वीड की मात्रा एकदम से कम हो जाएगी, तो जो आप डीवीडिंग यानी जो निंदण करते थे, वीडीसाइड मारते थे, उसके खर्चे आपके बहुत कम हो जाएंगे। अगर आप 3 बार 4 बार निंदण करा रहे थे तो 2 बार या 1 बार ही करना पड़ेगा। 1 बार निंदण करने का जो खर्च आता है लगभग 4 से 5 हजार आता है, तो आपका एक निंदण भी बच गया तो आपका किया हुआ खर्च बराबर हो जाता है। इसके अलावा अगर वीडीसाइड मार रहे थे तो वीडीसाइड भी 1 बार मारने का खर्चा 1,500-2 हजार रुपया लगता है, तो 2 बार अगर वीडीसाइड कम मारना पड़ा तो भी वो बराबर हो जाता है। इसके अलावा अगर 10% भी प्रोडक्शन बढ़ता है, अगर आप कपास लगा रहे हैं और आपने पिछले साल 10 क्विंटल लिया था और इस साल अगर 11 क्विंटल होता है और 1 क्विंटल कपास बढ़ जाता है, कॉटन बढ़ जाता है जो 8 से 10 हजार का होता है, तो भी आपके पैसे वसूल हो गए। तो इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो न सिर्फ सोयल की फर्टिलिटी बढ़ रही है, सोयल की पोरेसिटी बढ़ रही है, सोयल के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बढ़ रही है। जिनके यहाँ पर काफ़ी मुरुम सोयल है, पथरीली मिट्टी है, पानी बिल्कुल भी नहीं रुकता है, ऐसी ज़मीन में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, पानी धारण क्षमता बढ़ेगी, प्लांट ज़्यादा हेल्दी होंगे, फाइबर की मात्रा काफ़ी बढ़ेगी, तो ज़मीन की पोरेसिटी बढ़ेगी, पानी पकड़ने की क्षमता बढ़ेगी, तो जो मिट्टी पानी के साथ बह के चली जाती थी उसका भी अभी रुकाव होगा, वो भी रुकेगी और कुल मिलाकर ज़मीन की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि होगी और उत्पादन बढ़ेगा। एक और बहुत बड़ा फायदा भी होने वाला है जिसकी तरफ हमने शायद ध्यान नहीं दिया कि जब वीड कम आएगा तो सकिंग पेस्ट का अटैक भी कम होगा। तो आपके जो कीटनाशक के जो लोग केमिकल कीटनाशक खर्च करते हैं, व्यवहार करते हैं, उनके खर्चे में भी कटौती होगी। बिजनेस में कहावत है मनी सेव इज इक्वल टू मनी अर्न। अगर आपने 2 स्प्रे खरपतवार के बचा लिए या 2 स्प्रे आपने अगर कीटनाशक के बचा लिए तो भी आपको काफ़ी बड़ा फायदा होने वाला है। कीटनाशक के खर्च कम हो रहे हैं, कीटकों का आक्रमण कम हो रहा है, वीड या खरपतवार कम आ रहे हैं, इसका मतलब है सीधा सीधा आपका उत्पादन बढ़ रहा है। तो इस मॉनसून
आप वीड की नो एंट्री कीजिए अपने खेत में। अगर आपके पास 10 एकड़ है, पूरे में कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, पूरे में नहीं भी कर सकते हैं तो कम से कम 5 एकड़ में कीजिए, 8 एकड़ में कीजिए, 2 एकड़ में कीजिए, शुरुआत कीजिए और देखिए कि क्या क्या फ़ायदा आपको हुआ है। तो बहुत सिंपल स्टेप्स है और मैंने उसको बहुत सरल तरीके से बताने की कोशिश की है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप तक मैं सही और संदेश पहुंचाने में रहा हूं। आप सभी हमारे साथ जुड़े हैं और हमेशा इस प्रकार सहयोग देते रहते हैं, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप में से जिनके जो भी प्रश्न होंगे, प्रश्न आज से संबंधित विषय से ही पूछेंगे तो अच्छा रहेगा। तो आप अपने प्रश्न यहाँ पर लिखकर पूछ सकते हैं या आप चैट बॉक्स में लिखकर भी पूछ सकते हैं। इसमें एक प्रश्न भी आया है, लवेश चौरसिया जी ने पूछा है कि मोथा हाउ कैन बी कंट्रोल्ड। मोथा घास जो आती है वो बड़ी खतरनाक होती है, वो भी ये जो सिस्टम मैंने बताया है, इस सिस्टम से अगर आप करते हैं तो मोथा घास भी काफ़ी हद तक कम होगी। एक बार में कम नहीं होगी, तो उसके लिए प्रक्रिया है। साल में अगर आप कम से कम एक बार इस तरह करते हैं और 2-3 साल लगातार करते हैं तो आप निश्चित रूप से उसके ऊपर नियंत्रण पा सकते हैं। और किसी का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, दिवाकर देशमुख जी ने हाथ उठाया है, आप अपना अनम्यूट करके पूछिए सवाल। अगर सिंचाई की व्यवस्था नहीं होगी तो फिर क्या करना चाहिए? आवाज नहीं आई स्पष्ट, थोड़ा फिर से बोलिए। हाँ, सिंचाई की व्यवस्था नहीं हुई, वापस बोलिए। दिवाकर, सिंचाई की व्यवस्था अगर नहीं बोल रहे हैं वो, तो क्या करना पड़ेगा? सिंचाई की अगर व्यवस्था नहीं है तो क्या है कि जो वीड आपके जो वीड सीड पड़ा हुआ है खेत में, जब से पानी मिलेगा वो उगेगा। अगर आप कौन सी फसल लगा रहे हैं? सोयाबीन तूर। सोयाबीन और तूर कब बुआई करेंगे? बारिश आने के बाद पे। बारिश आने के कितने दिन बाद? तुरंत बाद, पहली बारिश के बाद। हाँ, तो पहली बारिश की अगर बात कर रहे हैं तो मुश्किल है कंट्रोल करना, क्योंकि जैसे ही बारिश होगी आप क्या करते हैं, प्लाऊ वगैरह पहले करके छोड़ देते हैं। प्लाऊ वगैरह कर दीजिए, एक बारिश आने दीजिए और एक बार घास उगने दीजिए। हल्का सा नाइट्रोजन पहले से डाल के रखिए खेत में जैसे ही बारिश आती है, और एक 10 दिन के बाद में सारे बीज उग जाते हैं तो एक बार वापस से उसको प्लाऊ कीजिए, फिर बुआई कीजिए, तो भी घास काफी हद तक नियंत्रण में रहेगी। एक बार जो बीज पड़ा है उसको उगाना जरूरी है, तो पहली बारिश के साथ थोड़ा यूरिया या तो नाइट्रोजन के लिए गोमूत्र यूज कीजिए। 10 दिन 12 दिन का समय दीजिए। 10-12 दिन के बाद जब घास पूरी ऊपर आ जाए तो फिर अच्छी प्रकार से प्लाऊ मारिए और उसके बाद आप अपनी फसल को लगाइए, तो भी आपकी 25-30% कंट्रोल में रहेगी। आशीष जी का एक सवाल है। हाँ, जो अगर आप स्प्रिंकलर से बहुत एरिया अगर बड़ा इरिगेट नहीं कर सकते हैं तो फ्लड इरिगेशन कीजिए। अगर पानी की व्यवस्था है तो फ्लड इरिगेशन से भी ये काम होगा। तो फ्लड इरिगेशन करके भी आप और इस समस्या से और समाधान पा सकते हैं। जो बंधु हॉर्टिकल्चर क्रॉप ले रहे हैं, 2 लाइनों में पेड़ लगे हुए हैं 20 फुट के अंतराल पे, उनको क्या करना है, अगर अभी फल लगे हुए हैं, अंबिया बाहर ली हुई है, तो वो ये सारी प्रक्रिया नहीं कर सकते, ट्रैक्टर नहीं चला सकते। उनके लिए एक उपाय ये है कि जैसे ही बारिश आती है आप बीच में धैंचा, बोरू या मूंग डाल दीजिए और बारिश के साथ में वीड के साथ धैंचा, बोरू या मूंग उसको भी उगने दीजिए। जब आप जो क्रॉप उगाएंगे तो वीड अपने आप धीरे धीरे सप्रेस हो जाएगा, और जैसे ही बारिश चली जाती है उस समय फल जब आप तोड़ लेते हैं उसके पहले अगर फल तोड़ने में बांध कर उसको सुला दीजिए और उसको वहीं पर सूखने दीजिए। जब वो हल्का सूख जाता है क्विक ब्रेक का स्प्रे कर दीजिए, और जब आप फल तोड़ लेते हैं उसके बाद में
उसके ऊपर चलाइए तो बहुत बड़ा बायोमास आपके जमीन में चला जाएगा, जो आपकी अगली बहार लेने में सहायक होगा। क्या कोई सवाल? हाँ सर, मेरा एक सवाल है। हाँ हाँ जी। 10 से 20 किलो अपने 50 से 100 किलो कंपोस्ट मिक्स करके डालिए उसमें बीज में, और हाँ 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 बुआई सीड ड्रिलिंग से बोले ना? हाँ, सीड ड्रिल से क्या है कि जैसे जो धैंचा, बोरू, सन या फिर ये जो बीज हैं ये बहुत हल्के होते हैं, सीड ड्रिल में डालने से तुरंत निकल इधर उधर रुक जाते हैं, एक साथ समान और बुआई नहीं होती है। इसलिए अगर 40-50 किलो 100 किलो कंपोस्ट की खाद में अच्छी तरह मिला देंगे, सूखी खाद में, और उससे बुआई करेंगे सीड ड्रिल के माध्यम से, तो पूरे खेत में एक समान बीज उगेंगे। जो कुछ बीज ऐसे होते हैं जो थोड़ा कठिनाई से उगते हैं, लेकिन उसको अगर नत्र नाइट्रोजन मिल जाता है तो जल्दी उग जाते हैं। तो बहुत ऐसे भी बीज पड़े रहेंगे जो बहुत कठिन, थोड़ी मिल गई तो वो भी आसानी से उग जाएंगे। इसे उगने के लिए खेत में बीज बचेगा नहीं। जी, तो मुझे लगता है कि आज की जो अपना आज का जो विषय था और जो मैंने बात अपने सामने आप सबके सामने रखनी चाहिए वो आप तक बराबर पहुंची है। जिन जिन लोगों ने प्रश्न किया है उनको भी मुझे लगता है आपको पूरा समाधान हुआ है। क्विक ब्रेक का पानी बार बार बनाते रहिए, बार बार डालते रहिए। 100 ग्राम क्विक ब्रेक, 200 लीटर पानी, 2 किलो गुड़, 3 दिन तक एक्टिवेट करना है। 5 दिन का समय है तो 1 ही किलो गुड़ डालिए, 5 दिन बाद उसको यूज कीजिए तो 1 किलो गुड़ से काम हो जाएगा। गुड़ के बदले आप 10, 12, 15 सड़े हुए केले भी डाल सकते हैं, पके हुए केले। और इस पानी को आप लगातार अगर खेत में यूज करते रहेंगे, जमीन की सुपीकता बढ़ेगी, फर्टिलिटी बढ़ेगी, वीड बहुत आसानी से जमीन से निकलेगा, जड़ें बहुत अच्छी बढ़ेगी, बीमारियां धीरे धीरे कम होंगी और फसल बहुत अच्छी आए। डॉक्टर ग्रीन एडवाइजरी में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमने जो एक बात पते की सीरीज चालू की है उसमें छोटे वीडियोस जिसको हम शॉर्ट्स कहते हैं, 1 मिनट से कम समय के, ऐसे हमने अभी 10-12 डाले हैं और हर तीसरे चौथे दिन एक वीडियो इस प्रकार का डाल रहे हैं। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन पते की बात है, जिनको अगर आपने अपनी खेती में अगर उनका पालन किया, उनको फॉलो किया, उन छोटे छोटे समाधानों से न सिर्फ आप अपने खेत पे होने वाले खर्चे को नियंत्रण कर सकेंगे बल्कि बहुत अच्छा उत्पादन भी ले सकेंगे। और सबसे जो बड़ी बात है वो आप अपने जमीन को फिर से जिंदा कर सकेंगे, स्वस्थ कर। यूट्यूब चैनल के साथ शेयर होती है। फिर एक बार आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।